और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 आ रहा है, तो फर्स्ट सीजन में भी आप लोग थे, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर रहती है आप लोग के पास कि सीजन 2 में और भी अच्छा है, लोगों को और अच्छा कंटेंट दें और अच्छे काम करके मतलब और इनग्रॉस करें लोगों को इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस। देखिए, हमारे हाथ में सिर्फ काम करना होता है एज एन एक्टर। बढ़िया पार्ट ये है इस सीज़न का कि नीरज सर ने इसको ऐसे ही लिखा था, ऐसे ही डायरेक्ट किया है कि ये इसका जो स्टेक है, जो ग्रैंडियोर लेवल है, वो बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पर इमोशनल स्टेक्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो किरदार है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, उन लेयर्स आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये सीज़न एक्शन डेफिनेटली हैज़ गॉन ऑन टू अनदर लेवल इन दिस सीज़न। और ये हमने साथ में ही शूट की थी, तो ये हो गया था कि पहले ही पता था नीरज सर को कि ये हम लंबा शूट करेंगे, तो 150 दिन शूट किया है हम लोगों ने। तो एक सीज़न के लिए तो नहीं किया था, हम सब जानते थे। और जब शूट कर रहे थे तो करते करते ही हमें पता था कि ये जो कैरेक्टर की जर्नी जहाँ से शुरू हुई हो और ये जहाँ पर एंड हो रही है, वो कैरेक्टर में पूरा बदलाव आ गया है। जो भी सिनेरियो हम दिखा रहे, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, अविनाश मिश्रा की ज़िंदगी हो, या उनसे जुड़े हुए जितने भी किरदारों की कहानी है, उन सारी कहानियों में बहुत बड़ा टर्न आ रहा है, बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। तो वो उनके हाथ में था कि इसको कहाँ ले जाना है, और उन्होंने बहुत ही बखूबी से ये किया है। और ऑल क्रेडिट गोज़ टू नीरज सर। एज एक्टर्स वी हैड टू जस्ट डू वन थिंग कि जो उन्होंने लिखा है वो शिद्दत से निभाएं, और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि लोगों को ये बहुत ही शानदार लगेगी। शालीन जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस सीज़न के बारे में, और क्या मतलब क्या आपको लगता है कि सीज़न 1 से सीज़न 2 में एक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है एज एन एक्टर? हाँ, बिल्कुल बढ़ती है। भाई ने बिल्कुल सही बोला कि जब आप एक बड़ा एक एक जब आप बड़ा वेब सीरीज़, ऐसी इतनी बड़ी भव्य वेब सीरीज़ बना रहे हैं, तो धीरे धीरे करके एपिसोड बाय एपिसोड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती जाती है। क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो, अपने किरदार को भी जब स्टार्ट कर रहे होते हो, जब कहानी भी स्टार्ट हो रही होती है, तो उसमें इतनी लेयरिंग्स नहीं होती। धीरे धीरे जब एक एक एपिसोड जाता जाता है तो उसमें लेयरिंग बढ़ती जाती है। इवेंचुअली जब आप सेकेंड सीज़न तक पहुँचते हो, विच इज़ लाइक 11th 12th एपिसोड, 13th एपिसोड, 14th एपिसोड तक पहुँचते हो आप एक स्क्रीन प्ले के हिसाब से, तो आपकी इतनी लेयरिंग्स आ चुकी होती है और वो किरदार जो होता है वो इतने सारी चीज़ों से गुजर चुका होता है कि आपको वो सारे बैगेज को लेके अब आपको अपने रोल को जस्टिफाई करना होता है। सो धीरे धीरे करके आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, वो उसको और इंटरेस्टिंग भी बनाना होता है। एट द सेम टाइम जो कुछ बीता है उसको आपको अपने मन में रखना है और आगे बढ़ते जाना है। सो इट इज़ ऑब्वियसली वेरी चैलेंजिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा वो करने में। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमको दोगे उतना हमको और अच्छा लगता है। तो हमें तो बहुत मज़ा आया ये करके। इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 में क्राइम और पावर इक्वेशंस काफ़ी लेयर्ड लग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम को मॉरली ग्रे साइड है वो फिक्शन से ज़्यादा अनसेटलिंग रियलिटी में होता है? देखिए, इंसान कभी ब्लैक और वाइट हो ही नहीं सकता, ये उसकी फितरत ही नहीं है। हमारे इर्द गिर्द हमारी सोसाइटी, हमारी पूरी दुनिया एक ग्रे स्केल पर ही निर्भर है, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही नेगेटिविटी भी इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो कहानी हो या असली ज़िंदगी हो, इम्पॉर्टेंट है या नहीं वो हमारा काम नहीं है, पर यह है कि उनकी हयाती है, मतलब वो हयात है। आप नेगेटिविटी भी जितनी है उतनी ही पॉजिटिविटी है। तो जो सारी कहानियाँ जो उत्पन्न होती है वो इन दो चीज़ों से ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ये जो कहानी है वो हम कोई सिस्टम को दिखा नहीं रहे, कहानी है अविनाश मिश्रा जी की ज़िंदगी पर। अब उनका काम क्या था? गुनहगारों को पकड़ना, तो उनका काम ही डील करना था नेगेटिविटी से। और उस नेगेटिविटी के डील करते करते उनको सिर्फ अकेले तो नहीं कर सकते थे, साथ में पॉलिटिकल सिस्टम भी ज़रूरी है। तो जो भी सारी चीज़ें जुड़ी वो सब इसमें है। एज एक्टर्स हमारा जॉब नहीं है कि हम उनको जज करें कि ये कहानी में ऐसा क्यों है, ये कहानी में ऐसा क्यों है। ये कहानी है, ये एक डायरेक्टर ने लिखी है जो हमें सिर्फ प्ले करनी है। हमारा काम
उसको जज करना नहीं है। हमारा काम है जो किरदार हमें दिए गए हुए उसे शिद्दत से निभाना। जज करना ऑडियंस का काम है। शालीन आपका क्या कहना है? हाँ नहीं, बिल्कुल सही जो आपने सवाल पूछा, जी वो मैं उससे बिल्कुल वाकिफ़ रखता हूँ कि एक्चुअली एक बहुत कमाल की बात इस वेब सीरीज़ की ये भी है कि ये वेब सीरीज़ इसलिए भी मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद आया सीज़न 1, क्योंकि उनको ये समझ में आया कि 89-90s में ना 1990s में जो पुलिसिंग होती थी वो कैसी होती थी और तब क्राइम क्या होता था। यूपी का तब का क्राइम अगर आज हम देखते हैं, हम लोग को लगता है कि जो पुलिस कर रही है वो बिल्कुल वो साधारण सी चीज़ है, मतलब उनकी ड्यूटी कर रही है वो, पर वो ऐसा एक्चुअली है नहीं। आज हम जहाँ पे जिस कल्चर में रह रहे हैं और जिस प्रोटेक्शन और जिस सेफ्टी के साथ में हम रह रहे हैं हमारे शहरों में, भले ही वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या यूपी हो, स्पेशली यूपी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँगा, वो आप ज़रा इंस्पेक्टर अविनाश का सीज़न 1 देखिए तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली क्या था और जो पुलिसिंग हुई वहाँ पे उस ज़माने में, उसकी वजह से आज इतना सुधरा हुआ है और आज इतना अच्छा है कि हैट्स ऑफ कि पुलिस ने जिस तरह से संभालती है। हम एक सिटी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और हुई हैं पास्ट में, है ना, आज से कुछ साल पहले, हाँ आज हम बहुत जन्नत में रहते हैं। हम बहुत सारा क्राइम कम हो गया है, जो बुरी ताकतें हैं वो बहुत कम हो गई हैं, है ना। पीपल आर मच मोर सेफ। हम शाम को बाहर निकलते हैं, हम सेफ रहते हैं, औरतें बाहर निकलती हैं सेफ महसूस करती हैं, जो एक ज़माना था जब ऐसा नहीं था, स्पेशली यूपी में तो नहीं था। तो वो उस टाइम की और अब आज की जो पुलिस है वो उसकी वजह से है कि आज इतना अच्छे से रह रहे हैं सब लोग। फ्रेडी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका अक्सर कोल्ड, इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो क्या कभी लगता है कि इंडस्ट्री आपको क्वाइटर इमोशनल रेंज को एक्सप्लोर करने से बचती है? इसका जवाब मुझे नहीं पता मैं कैसे दूं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम पहले सोचते थे कि भाई कोई ऐसा रोल मिल जाए तो मैं ऐसा करूं। हम जब भी कोई अच्छा रोल देखते तो कोई भी एक्टर सोचता है कि यार मुझे ऐसा रोल मिल जाए। मैं भी ऐसा सोचता था पहले। फिर मैंने कुछ काम ऐसे किए जो लोगों को बहुत पसंद आए और फिर मैंने ये सोचा कि मैं जब वो काम कर रहा था तब मुझे नहीं लगा था कि ये रोल इतना आइकॉनिक बन जाएगा। तो तब मुझे पता चला कि एक अभिनेता जो होता है, एक एक्टर जो होता है, उसका काम ये नहीं है कि जो वो सोचे उसे वो मिल जाए। उसका काम ये है कि जो उसे मिला है उसे वो कितनी बखूबी से, कितनी शिद्दत से वो निभा रहा है, ताकि वो जो रोल कर रहा है वो दूसरे लोगों के लिए एक बेंचमार्क बन जाए। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं तरह तरह के रोल करूँ। मैं थिएटर करता हूँ, मैं प्लेस करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ, मैं पर्सनली ड्रामा पसंद करता हूँ, लेकिन फिल्में एक्शन करता हूँ और वो सब करता हूँ। तो यहाँ पर अपने अंदर के अभिनेता को मैंने जीवंत रखा है ये सब करके, और जब भी मौका मिलेगा, जिसका भी मौका मिलेगा, मैंने ये ठान लिया है कि उसे बस शिद्दत से निभाऊंगा। फिर जजमेंट तो मैंने जैसे कहा कि ऑडियंस का काम है जज करना। शालीन, आपका कैरेक्टर इस शो की बात की जाए तो जब आप एक इंसान यूनिफॉर्म पहनता है तो लोग कहते हैं कि अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है या अलग सा एक ताव आ जाता है, तो आपके साथ क्या हुआ है इस कैरेक्टर के लिए? जब हाँ, ताव आ गया ताव आ गया। और क्योंकि मैं सरदार का रोल प्ले कर रहा हूँ एक, तो वो जब मैं पग पहनता था ना तभी मुझे ऐसा लगता था एक कि एक वो उसमें एक ताकत थी। मैं बहुत आई एम लकी कि मेरे पास में उतना टाइम था कि मैं दाढ़ी ग्रो कर पाया अपनी ओरिजिनल, जिसने मुझे बहुत हेल्प करी थी। वो दाढ़ी और वो पग जब पहनता था ना और मैं ऐसे तानता था, मुझे खुद ही ऐसा लगता था कि यार क्योंकि एक सरदार जो होता है वो वैसे भी रक्षक होता है ना। जो सिख है वो हम रक्षा के लिए बने ना। तो और पुलिस भी सेम है ना, इट्स लाइक प्रोटेक्टिंग पीपल। तो वो जब टोटल अटायर में पहनता था मुझे लगता था कि यार एक तो ऊपर वाले का बंदा हूँ मैं, है ना, राम जी का आशीर्वाद है, बाबा की मेहर है, और फिर दबंगताई तो इस शो में इतना है। मेरा एक्चुअली जो कैरेक्टर है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे कैरेक्टर में आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नीरज सर कि उन्होंने मुझे ये कैरेक्टर दिया है, क्योंकि इसमें ना वो जितना दबंग है उतना ही वो इमोशनली बहुत टर्मोइल से गुजर रहा है। अपनी फैमिली लाइफ में बहुत टर्मोइल से गुजर रहा है,
अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है, बहुत इमोशनली हर्ट है, डैमेज्ड है, जी जी और अपनी आदतों से भी। तो वो सीज़न 1 में हमने इस्टेब्लिश किया है कि वो बंदा अल्कोहलिक होता था जिसने दारू छोड़ दी है, और आज 100 दिन से दारू नहीं पी है, और अब वो धीरे धीरे करके उसको विड्रॉल्स भी आ रहे हैं। तो उसमें वो थोड़ी सी लेयरिंग भी है उसमें, क्योंकि उसको विड्रॉल्स आते हैं, उसका हैंड शेक होता है। एट द सेम टाइम ही इज़ अ कॉप, सो ही इज़ डूइंग हिज ड्यूटी वेरी वेल। एट द सेम टाइम उसकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी बीवी छोड़ के चली गई है उसे। तो ये सारा जो डायनेमिक्स है ना, वो करने में, बलजीत का जो कैरेक्टर है उसको करने में इतना डिफ़िकल्टी भी हुई, बहुत मज़ा भी आया। अपने आप को एज एन एक्टर समझने के लिए मुझे मौका बहुत मिला इसमें, और नीरज सर ने और अविनाश अपना रणदीप भाई ने बहुत उसमें हेल्प भी करी मुझे टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर, क्योंकि मैं इतना सीरियस आदमी हूँ नहीं रियल लाइफ में जितना बलजीत है। तो उसको वो सीरियसनेस में लाने के लिए, और वो वहाँ सुर पे आए, सुर पे बैठे, आई थिंक दे हेल्प्ड मी अ लॉट। शालीन, रियलिटी टेलीविजन के बाद हाँ, ऑडियंस और एक्टर मतलब ऑडियंस एक्टर और इंडिविजुअल के बीच की लाइन ब्लर कर देती है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि परफॉर्मेंस को परसेप्शन से अलग एस्टैब्लिश करना इमोशनली एग्जॉस्टिंग हो जाता है? हाँ, बहुत एग्जॉस्टिंग होता है यार, और हम चाहते हैं कि हम एग्जॉस्ट हो। मैं एज एन एक्टर चाहता हूँ कि मैं एग्जॉस्ट हूँ। मैं अपने आप को हमेशा चैलेंज करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ। मैं जब जबलपुर से आया था तो मैं बहुत एंटरटेन करने के लिए आया था लोगों को, और मेरा यही मुद्दा है कि मैं किसी भी माध्यम से, भले वो टेलीविज़न हो, उसमें फ़िक्शन हो, उसमें रियलिटी टेलीविज़न हो, और मुझे रियलिटी शोज़ ने इतना दिया है। मैंने मेरे जो आज फ़ैन बेस है वो पूरा रियलिटी की वजह से, रियलिटी टेलीविज़न की वजह से ह्यूज फ़ैन बेस आई हैव, एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उसका। जब हम वेब में आते हैं तो एक बहुत संजीदगी की ज़रूरत होती है एज एन एक्टर, तो उसको एक्सप्लोर करना और उसको एक्सप्लॉइट करना वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, है ना। तो वो बहुत एग्जॉस्टिंग है, और वो एग्जॉशन मुझे बहुत पसंद है। आई थरली इन्जॉय getting exploited as an actor, and I would want to get exploited every day of my career. आप दोनों से जानना चाहेंगे कि फ्रेडी, आपकी परफॉर्मेंस में रिस्ट्रेंट और साइलेंस का मैं एक impact- चीज़ और बोलना चाहूँगा। फ्रेडी भाई का मैं काम देखते रहा था, इससे पहले वाला सवाल मेरे अंदर रह गया। एक वेब सीरीज़ है जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, वो एक प्लेटफॉर्म पे जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमारे इस वाले उसमें नहीं है। लेकिन अभी इन्होंने एक वेब सीरीज़ किया है जो बहुत ही कमाल का है, जो मैं देख रहा था अभी कुछ दिन पहले, और वो एक रेगिस्तान का वो पूरा एक वॉक है आपका। जैसा जो आप बोल रहे थे ना, वो बहुत एक मंझा हुआ एक्टर होता है जो फ्रेडी भाई ने किया वो सीन, जो सोलो, कि वो फ्रस्ट्रेशन कैसी होती है। जैसा हमारे पास में डायलॉग होते हैं, को एक्टर्स होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास में पैराफीरी होती है। जब आप रेगिस्तान में आप सिर्फ वॉक कर रहे हो, है ना, और अब आप वो थकते जा रहे हो, है ना, वो उनका वो पूरा सीक्वेंस था भाई, अमेजिंग वर्क है। थैंक यू यार, अमेजिंग वर्क, आई लव्ड दैट एंटायर सीन। और मैं अपने करियर में कभी ऐसा चाहूंगा कि एक ऐसा वैक्यूम वाला सीन आए जिसमें पता नहीं क्या करना है, पर अब बस चलना है। इट इज अमेजिंग व्हाट ही डिड। थैंक यू, थैंक यू। अब दोनों से जानना चाहेंगे कि फ्रेडी, आपका परफॉर्मेंस रिस्ट्रेंट और साइलेंस का इम्पैक्ट होता है, जबकि शालीन की एनर्जी ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आती है। तो ऑफ स्क्रीन भी क्या आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशंस को इक्वली डिफरेंटली हैंडल कर रहे थे? हम हस्बैंड वाइफ वाला थोड़ा रोल कर रहे हैं कि हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। नहीं, हम एक्चुअली यही तो कास्टिंग होती है, यही तो ज़िंदगी है, यही तो संसार है कि यहाँ पर कोई भी किसी के समान नहीं होता, कि कोई भी किसी के जैसा नहीं होता। और मैं बहुत खुश हूँ शालीन जो है, मतलब उसके साथ रहकर, उसकी एनर्जी के साथ रहकर मुझे लगता है यार कितने मज़े आ रहे हैं। और शायद उसे ऐसा लग रहा हो कि यार ये बड़ा शांत बंदा है, बड़ा इंटेंस है। लेकिन एज एक्टर्स आपको सबसे पहला स्टेप है ये कि आपको अपने आप को अपनाना पड़ता है। और जब आप अपने आप को अपनाते हो, जब अपने आप से खुश रहते हैं और अपने आप को जानना शुरू करते हैं, तो आपके रोल्स भी उसी प्रकार के आते जाते हैं। तो मुझे ऐसी कोई मतलब मैं तो खुश हूँ कि मुझे ऐसे रोल आ रहे हैं, और मैं ये भी खुश हूँ कि शालीन को भी उसके जैसे रोल या उसकी कैपेसिटी से अलग रोल्स भी मिल रहे हैं, और वो कर रहा है इतना अच्छा। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाटएवर इज कमिंग माय वे। सेम हियर। शालीन, जब पब्लिक स्क्रूटिनी या पर्सनल इमेज पर ज़्यादा सेंटर्ड हो, तो क्या एक्टर कॉन्शियसली सेफर चॉइस लेने लगता है, या फिर रिस्क टेकिंग और इम्पोर्टेंट हो जाती है?
नहीं, मुझे आप एक आइटम गर्ल का ऑफर करें, मैं आइटम गर्ल भी बनने को तैयार हूँ। आई एम फुल ऑफ रिस्क्स, मैं बहुत रिस्क लेता हूँ। और नहीं, ऐसा नहीं है यार, मैं आपको बताऊँ, जितना आप ऊपर जाते हो, है ना, मैं कहीं पे बता भी रहा था कि हर एक बिजनेस की ना एक कोलैटरल डैमेज होता है ना। आपका हर एक, कोई भी आप काम करते हो, सिर्फ एक्टर नहीं, कोई भी, आप एक साइकोलॉजिस्ट भी है, अगर वो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट है तो वो जितना ऊपर जाएगा वो उतना सक्सेसफुल बनेगा जितना वो लोगों के दर्दों को लेगा, है ना। तो वो उसका कोलैटरल डैमेज है कि लोग आके अपनी भड़ास निकालते हैं, अपना बुरा भला उनको बताते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, मेरी बीवी ने ये कर दिया, मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम हो रही है। वो सुनती रहती है। एक साइकोलॉजिस्ट जो होती है ना, एक थेरेपिस्ट जो होती है, वो सक्सेसफुल थेरेपिस्ट तब है जब वो सबसे ज़्यादा लोगों का सुने। दैट्स अ कोलैटरल डैमेज, है ना। उसको वो घर लेके नहीं जा रही, तो वो उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, क्योंकि आपको इतना सेंटर में रहना पड़ता है अपने लाइफ में, आप इतना सेंटर में रहना, आपको अपने चक्रास जो बोलते हैं हम, या हम थर्ड आई बोलते हैं, आप उसको बहुत आपको अपने आप में रखना पड़ता है कि भाई वो सारी चीज़ें मैं घर लेके ना जाऊँ। सिमिलरली एज एन एक्टर, जब आप सक्सेसफुल होते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, हम खुद बताना चाहते हैं कि हम कैसे हैं, उसका कुछ दायरा हम रखते हैं। कभी कभार वो दायरा क्रॉस हो जाता है, बहुत सारे लोग क्रॉस कर जाते हैं, स्पेशली आप जब रियलिटी टीवी करते हैं, जैसे मैंने किया है, बिग बॉस जैसा शो या किसी और कोई भी और शो जो मैंने किया है, तो वो दायरा क्रॉस हो जाता है। हैविंग सेड दैट, क्योंकि मैं 4.5 महीने से हर रोज़ दिख रहा हूँ 24 घंटे, तो सबको मैं अपना लगता हूँ, तो सब बिल्कुल हक से आते मेरे पास में, कहीं पर भी जाता हूँ, मुझे वो समझना पड़ेगा कि उनका प्यार है। और कोलैटरल डैमेज ये है कि उनको पर्सनल लाइफ में वो घुस जाते हैं, वो उसकी टिप्पणियाँ भी करते हैं, उनके एक्सपर्ट कमेंट्स भी होते हैं। एट द सेम टाइम जब मैं अपने वापस घर जाता हूँ तो मेरे में वो अलाइनमेंट है कि मैं कोई भी चीज़ लेके नहीं जाता, उसको वहीं छोड़ देता हूँ, जो भी है वो सब मेरा कोलैटरल डैमेज है। इट्स ओके, अपना काम करते चलो, एंड रिस्क और रिस्क लो, कल को और भी कुछ करूँगा मैं, तो और कुछ मिलेगा। फ्रेडी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि ओटीटी को आउटसाइडर्स के लिए डेमोक्रेटाइज स्पेस कहा जाता है। आपको जेन्युइनली लगता है कि मतलब टैलेंट बैरियर्स ब्रेक हुए हैं या हायरार्की सिर्फ मीडियम शिफ्ट हुई है? काफ़ी इंटेलेक्चुअल सवाल है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और वेरी रेलेवेंट ऑल्सो। सो बट at the same time I don't think so I am the right judge for it. मेरा अगर मानना आप पूछें तो OTT के माध्यम से डेफिनेटली बहुत सारे एक्टर्स को अपने हुनर, अपना टैलेंट दिखाने का, चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो या फिर इवन कैमरामैन हो, उनको अलग अलग चीज़ों करने का मौका मिला है। लेकिन हायरार्की सिस्टम है, या जो आपने हायरार्की शिफ्ट की बात की, वो यहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी महसूस होता है, वो यहाँ पे भी हर रोज़ हमें ये महसूस होता है कि हाँ, यहाँ पर ये जो 4-5 बड़े वो है, वो अलग से वहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। पर आई थिंक दैट्स द सिस्टम दैट वी ऑल लिव इन। वही दो सिस्टम है जहाँ पर हम रह रहे हैं। तो पानी में रहकर ये तो कंप्लेन नहीं कर सकते कि पानी बहुत गीला कर देता है। मेरे को तो लगता है वो अच्छा है, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर एंटीला है ना, मुकेश अंबानी सर का घर है ना। जब वो एंटीला बनेगा तब तो मैं एक दिन ख्वाब देखूंगा कि एक दिन उनके घर के अंदर जाके चाय पीऊँ। अब वो होंगे ही नहीं, वो बना ही नहीं होगा। सो यू वेयर विल यू लुक अप टू, लुक फॉरवर्ड टू, है ना। तो हमसे जो ऊपर है वो कुछ कारण है कि वो इतने ऊपर है, और उसमें कोई गलत बात नहीं है, उन्होंने मेहनत करी है ना। फिर वो अपने बच्चों को नहीं करेंगे तो वो किसको करेंगे? पड़ोसी को। मेरे पापा प्रिंटिंग प्रेस थी उनके पास में जबलपुर में, तो वो क्या बोलेंगे, मेरे पड़ोसी का बेटा ज़्यादा लायक है, उसको मैं प्रिंटिंग प्रेस अपनी दे देता हूँ। नहीं नहीं भाई, मेरा बेटा क्या करेगा, है ना। तो इसमें गलत क्या है? इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और एट द सेम टाइम आपके पास में एक दलजीत दोसांझ आते हैं जो बिल्कुल बाहर से आते हैं, आज वर्ल्ड वाइड सेंसेशन है ना। वो भी करते हैं काम, हम भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। शाहरुख सर आए थे, उनके तो घर पे कोई नहीं था, है ना। तो वो सेल्फ मेड ही है, वो भी सेल्फ मेड है। वो इतना लॉन्गेटिविटी हो गई है, उनका इतनी ज़्यादा भव्यता है कि वो आज भी ही इज़ देयर इन द मार्केट, ही इज स्टैंडिंग टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। और हम भी वही एस्पायर करते हैं कि हम भी वैसा बने, तो इट इज़ अ गुड थिंग आई थिंक। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आज के एक्टर्स के लिए कांस्टेंट विजिबिलिटी ऑलमोस्ट कंपलसरी हो गई है, तो क्या कभी लगता है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस ने क्राफ्ट को ओवरशैडो कर दिया?
नहीं, वो अपनी अलग दुनिया है उसकी, उसकी अपनी अलग दुनिया है। आप बहुत कमाल के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं और आपको बिल्कुल टैलेंट एक्टिंग नहीं आती है, तो आप वो उस बिजनेस में रहेंगे। दोनों अलग अलग बिजनेसेस हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं कि हम एक्टर हैं, जैसे है ना, तो एक्टिंग में अगर आपका संगीत अच्छा है, सुर की पहचान है आपको, तो कला में आपकी वो बेटरमेंट हो जाती है ना। जो आप किरदार करते हो उसमें आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, डायलेक्ट, उसमें आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है अगर आपका सुर सही हो तो, है ना। वो कोर बिजनेस नहीं है। लेकिन हर एक एक्टर को किसी एक छोटे से लेवल पे मुझे लगता है एक म्यूज़िक सीखना चाहिए, संगीत का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग में, एक्टिंग की टेम्पो में, उसके सुर में हेल्प होती है। सिमिलरली जब आप एक्टर हैं और वो एक इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम एक्टिंग को हेल्प करता है, वो अपने के काम को आगे लोगों को दिखाने के लिए काम करता है। वो अपना, उसका कोर बिजनेस अलग है। जो इन्फ्लुएंसर है वो अपना कोर बिजनेस कर रहे हैं, जो एक्टर है वो मतलब अब रणबीर कपूर सबसे बड़े एक्टर है, वो तो है नहीं इंस्टाग्राम पे, तो वो बिना उसके भी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। वॉट एवर हेल्प्स फॉर यू, यू शुड डू इट। बहुत सारे टैलेंट हैं जो इंस्टाग्राम से निकले, विच इज़ फैंटास्टिक, आई लव दैट, एंड दे आर मेकिंग गुड नेम फॉर देमसेल्व्स, विच इज़ वेरी गुड यार। नहीं तो मतलब आपको कहीं ना कहीं का तो एक एक्सेस चाहिए ना। अब आप, आज का ज़माना इंस्टाग्राम का, इससे पहले कुछ और था। उससे पहले हम जब आए थे तो कार्ड था, वो बॉब कार्ड, कॉम कार्ड, क्या कॉम कार्ड, कॉम कार्ड, हम कॉम कार्ड बना के जाते थे, तो है ना। उससे पहले लोग थिएटर में ही करते थे, थिएटर से आते थे। तो हर एरा में एक अलग चीज़ आती है, उसकी अपनी वैल्यू होती है। लेकिन वो सिर्फ वो नहीं है कि अब मैं कॉम कार्ड में फ़ोटोज़ में खींच रहा हूँ तो मैं सिर्फ फ़ोटो ही खींचता रहूँगा, नहीं। वो एक ज़रिया है टू रीच टू द ग्रेटर हाइट। आई एक्चुअली डू बिलीव कि क्या होता है कि जब इंस्टाग्राम एक वैलिडेशन प्रोसेस है, या फिर कोई भी सोशल मीडिया, हम एक प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेते, जब आपको बहुत सारी जगह से वैलिडेशन मिलने लगता है तो आप उसमें खुशामद किसे अच्छी नहीं लगती, राइट। तो वो वैलिडेशन है वो सबको अच्छा लगता है, मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो। उस वैलिडेशन प्रोसेस में ना फंसे रहकर अपने अंदर देखना है कि मुझे और क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मौके तो मिल जाएंगे बिकॉज आप फेमस हो इंस्टाग्राम पर या फिर कोई भी दूसरे सोशल मीडिया पर, लेकिन क्या आप अच्छे एक्टर हो या नहीं ये तय करना बहुत मुश्किल है। तो ज़रूरी नहीं कि जो इंस्टाग्राम पर फेमस है वो अच्छा एक्टर भी हो। तो अगर इंस्टाग्राम पर आप फेमस हो और उसके वजह से आपको मौके मिल रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइटली मत लीजिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। वरना क्योंकि टैलेंट का तो यहाँ पर कोई मापदंड नहीं है, कोई मीटर तो नहीं है कि इसका एक्टिंग मीटर सिर्फ 3 है, इसका एक्टिंग मीटर सिर्फ 7 है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसको जिसकी एक्टिंग अच्छी लगी वो है। आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे ना, अगर आपकी एक्टिंग नहीं होगी तो आप सस्टेन पर ये है कि मेहनत करनी पड़ती है, यू मस्ट वर्क हार्ड, वन मस्ट वर्क हार्ड, और या दैट्स इट। इस सीरीज़ की बात की जाए तो रणदीप हुड्डा मेन रोल में है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप दोनों का? और उर्वशी रौटेला भी हैं और अभिमन्यु सिंह भी हैं, कमाल के एक्टर्स हैं सब, तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप बोले? मेरे सीन्स इसमें सिर्फ अमित और रणदीप के साथ है, और दोनों ही मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर्स हैं। मैं उनका प्रशंसक रहा हूँ और उनके साथ काम करके, जैसे मैंने कहा कि जब आप किसी ऐसे एक्टर के साथ काम करते हैं जिसको आप पसंद करते हैं, तो उनके साथ एक केमिस्ट्री वैसे ही बन जाती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले आपने उनका काम करने का तरीका देखा हुआ होता है, सुना हुआ होता है। तो जब आप सेट पर जाते हैं और फिर उन्हें देखते हैं काम करते हुए और उनका आपके साथ सीन है, तो आपको अंदर से ही ये होता है कि मैं इस सीन को सबसे बढ़िया सीन बना दूँ। तो मेरे लिए तो जब भी रणदीप और अमित के साथ सीन थे, I really enjoyed, and not only that, in fact with everyone I enjoyed working on this series, and as I said, 2 of my favorite actors are there, so I enjoyed. शालीना? सेम यार, हम, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। मैं, रणदीप भैया, हम लोग तो बहुत सारे दिन साथ में थे। 130 दिन हमने साथ में शूट किया है। बहुत सीखने को मिला उनसे, बहुत मज़ा आया। ऑन स्क्रीन जितना मुझे उनके साथ में मज़ा आया, ऑफ स्क्रीन उससे ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग थोड़े से नटोरियस भी थे क्योंकि हम लोग बहुत ट्रैवल कर रहे थे,
तो हम लोग पूरा गैंग था 4-5 लोगों का, जो STF के हिस्से मतलब जो है, जैसे अजय है उसमें, रजनीश भी है, रणदीप भी है, मैं हूँ, तो हम लोग एक सिसोदिया साहब थे, तो हम लोग वो पांचों जो थे, हम लोगों ने काफ़ी जगह ट्रैवल किया है, तो हम लोगों ने ऑफ स्क्रीन भी बहुत मस्ती मारी है, बहुत सीखा है उनसे, रणदीप भैया से। वो हम लोग छड़े जैसे नहीं होते जूनियर कॉलेज वाले, वैसे हम लोगों ने शूटिंग भी वैसी करी है, बड़ी दबंगता से, और ऑफ कैमरा भी हमने बहुत मस्ती मारी है। वो रणदीप भैया की एक आदत है, वो शाम को उनका मूड अच्छा होता है तो वो प्ले सुनाना चालू करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे कमाल की चीज़ मुझे उनकी ये लगी है, उनके पास में कुछ प्लेज हैं जो उनको पसंद हैं, कुछ प्लेज उन्होंने खुद लिखे हैं, तो वो बिठा देते थे और बोलते थे यार ये सुन, मेरे को बता कैसा लग रहा है, या हम लोग को बिठा देते थे कि जो भी 2-3 हम लोग हैं, और फिर आधी रात तक वो प्ले सुनाते थे यार। वो प्ले सुनने में बहुत मज़ा आया। दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी वेरी एनरिचिंग फॉर मी। मुझे उनके 1-2 प्लेज अभी भी याद है। मैंने इनफैक्ट उनको अभी 3 दिन पहले भी बोला था कि मुझे वो वाला प्ले आप प्लीज़ भेजो, मुझे पढ़ना है। वो प्ले का नाम है बू। वो बहुत ही कमाल का प्ले है, और जिस तरह से रणदीप भैया उसको पढ़ते हैं, बाप रे, आपको हर सीन, हर सेकंड उसका विजुलाइज होता है। वो इतना कमाल का पढ़ते हैं वो, उनका ओरेटरी स्किल्स उनकी इतनी कमाल की है, ओरेशन। तो बहुत मज़ा आया हमें उनके साथ में काम करके यार। एक और चीज़ जानेंगे, अगर रियल लाइफ इंटरोगेशन रूम में बिना स्क्रिप्ट के बैठाया जाए, आप दोनों में कौन साइलेंस हैंडल बेटर करेगा, या कौन पहले क्रैक होगा? नहीं, हम क्या नीचे बैठे हैं या ऊपर बैठे हैं? हम ले रहे हैं या दे रहे हैं? इंटरोगेशन रूम में आप दोनों को बैठाया जाए तो? नहीं, बैठाया ठीक है, पर मतलब हम इंटेरोगेशन लेने के लिए बैठे हैं, देने के लिए बैठे हैं? आप देने के लिए बैठे? हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते भाई, हम लोग बहुत ही शरीफ लोग हैं। अभी घर जाएंगे। हाइपोथेटिकल अगर बैठाया जाए तो? मैं तो आज नॉनवेज भी नहीं खाऊंगा, आप खाओगे? मैं दाल रोटी खा के तो क्या करेंगे, क्या टूट जाऊंगा मैं? हाँ, मतलब कि कौन सबसे पहले ब्रेक क्रैक होगा, या कौन? क्या क्रैक हो गया? आप क्रैक हो गए? हाँ, मतलब मैं तो कभी इंट्रोगेशन रूम में बैठा नहीं हूँ, तो मैं तो क्रैक ही हो जाऊंगा। मैं सामान्य इंसान हूँ। मैं बैठूंगा ही नहीं, मैं इतना चंचल आदमी हूँ, मैं भाग लूंगा। अच्छा। आप पीछे पीछे भागो, और मैं अच्छे जूते पहने हुए आज, ओके। मेरे को पकड़ो। मैं मतलब ये फिक्शन ही है ना, जी, जी। रियल में नहीं भागूंगा, बट फिक्शन में मैं भाग लूंगा। ओके। हाँ, मेरे से नहीं होता ये सब। ओके, लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अपने फैंस को आप? बस कि अच्छा सा खाना खाइए। नहीं, ये जोक है, इंस्पेक्टर इतना सीरियस अविनाश के नहीं रह बारे में? सकता। अविनाश के बारे में हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 आ रहा है, प्लीज़ देखिए। कब आ रहा है? 15 मई जियो हॉटस्टार पर। जियो हॉटस्टार पे प्लीज़ आप लोग देखिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, और एक अलग कलर्स दिखेंगे। शालीन का भी अलग कलर दिखेगा, मेरा भी अलग कलर दिखेगा, और इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की कहानी तो वैसे ही कलरफुल है। कलरफुल है। तो बहुत सारे कलरफुल किरदार और उनकी कलरफुल कहानियाँ, प्लीज़ देखिए। डू वॉच इट।